आप सभी को नमस्कार। एग्रीकल्चर मास्टरमाइंड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं कि टॉप 10 कॉलेज कौन से हैं हमारे मध्य प्रदेश में, और यूनिवर्सिटी के बारे में भी बात करेंगे कि JNKV भी बेस्ट रहेगी या RVSKV भी। तो आज और फिर उसके बाद चर्चा होती है कि सर डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे और डॉक्यूमेंट हमें लगाते समय किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, और उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपन इस वीडियो को। इसमें सबसे पहला हमारा क्वेश्चन था कि सर यूनिवर्सिटी कौन सी बेस्ट है। तो ये बात मैं बताऊं यूनिवर्सिटियों के बारे में, तो एक यूनिवर्सिटी के अंतर्गत 5 कॉलेज संचालित करती है, एक यूनिवर्सिटी आपकी 10 से 11 कॉलेज संचालित करती है। इसमें हम फैसिलिटी की बात करें तो ये हमारी जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय है, वो हमारी पुरानी यूनिवर्सिटी है, 1964-65 में बनी थी। और हमारी दूसरी बात करते हैं हमारी राजमाता विजयराज सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के बारे में, तो ये हमारी 2008 में बनी हुई थी। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा पुराना है, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर से आपको इस टाइप से दिखने को मिलेगा। और अगर आप इसकी बात करें तो ये मॉडल तरीके से बनी हुई है, तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर इस टाइप से है, ठीक है। और उसके बाद बात करने वाले हैं कॉलेजों के बारे में। तो टॉप कॉलेजों के में हम आप किस बेस पे, कोई ना देखो आप क्लासिफिकेशन करें किसी भी चीज़ का कि कौन सी अच्छी है और कौन सी बुरी है, तो हम किसके बेस पे कर सकते हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर, उनमें फैसिलिटी के आधार पर हम टॉप कॉलेजों को छान सकते हैं ना। और एक बात और होती है कि अगर ऐसा हमारी जो डिग्री होती है, डिग्री में कोई ऐसा लिखा नहीं आता है कि फर्स्ट वाला कॉलेज, फर्स्ट रैंक का कॉलेज कौन सा है आपका, कि जबलपुर फर्स्ट है या ग्वालियर फर्स्ट है या आपका इंदौर फर्स्ट है, ऐसा कोई रैंकिंग नहीं आती है। आपका रैंकिंग आती है आपकी यूनिवर्सिटी की। और यूनिवर्सिटी की बात करें RVSKV भी हो चाहे JNKV भी हो, जब ओवरऑल हम बात करेंगे इनकी रैंकिंग की, तो 40 में से 47 इन दोनों की यूनिवर्सिटियों की रैंकिंग है ना। तो रैंकिंग में तो ये बहुत दूर है। और कॉलेज में बस ये इस बेस पे अपन देख सकते हैं कि इसमें क्या फैसिलिटी है, ठीक है। और इसमें हम कॉलेजों में टॉप कॉलेजों की बात करेंगे। टॉप 5 कॉलेज कौन से हैं जिनको आप अपनी जो आप चॉइस फिलिंग करोगे कॉलेज की, उसमें आप रख सकते हैं। तो उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे RVSKV की। तो RVSKV में कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर ग्वालियर, जो ग्वालियर का कॉलेज है, वो कॉलेज में आपको फैसिलिटी ज़्यादा मिलेंगी क्योंकि ये कॉलेज पुराना कॉलेज है ना। और इसी के साथ एक फैसिलिटी और आपको बता देता हूँ मैं आपको कि मेन जो कैंपस होते हैं, जैसे ग्वालियर वाला मेन कैंपस है ना, मेन कैंपस में आपको फैसिलिटी इस चीज़ की मिल जाती है कि वहाँ पर यूनिवर्सिटी होती है, तो वहाँ पर आपको सारा स्टाफ मिल जाता है, और सारे जो भी आपकी कल्चरल एक्टिविटी हो, चाहे आपका स्पोर्ट्स हो, तो उसकी सारी फैसिलिटी आपको मिल जाती है, ग्राउंड मिल जाता है, सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। और अदर कॉलेजों की हम बात करें, जैसे इंदौर है, मंदसौर है, खंडवा है, सीहोर है, ये कॉलेज में क्या होता है कि ये ब्रांचें हैं उनकी, ठीक है, ब्रांचें हैं, तो उसमें फैसिलिटी मेन कैंपस की अपेक्षा थोड़ी कम रहती हैं, क्योंकि यहाँ पर कॉलेज की तो मिलती है, कॉलेज के साथ किसकी मिलती है, यूनिवर्सिटी फैसिलिटी भी मिलती है, तो डबल फैसिलिटी मिल जाती है जो मेन कैंपस होता है, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं कि जो RVSKV कॉलेज है, RVSKV यूनिवर्सिटी है, उसमें कौन कौन से जो टॉप कॉलेज रहेंगे। उसमें आपका टॉप कॉलेजों में आते हैं ग्वालियर और इंदौर। ये दो कॉलेजों की हम बात करें तो इनमें फैसिलिटी ज़्यादा, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, ठीक है। और फिर दूसरी, अगर ये आपके होगा BSc AG के लिए, ये आपकी BSc AG की डिग्री कराते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि मंदसौर के बारे में। मंदसौर आपका हॉर्टिकल्चर का कॉलेज है, जिसमें हॉर्टिकल्चर का लिए बेस्ट कॉलेज है जी, हाँ, ठीक है। और उसके बाद ये आपको समझ में आ गया होगा कि RVSKV में आपके 5 कॉलेज हैं, 5 कॉलेज में से जो टॉप जो मैंने रखे, मैंने कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर ग्वालियर। उसके बाद हम बात करने वाले हैं JNKV, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के बारे में बात करेंगे। तो इसमें मैंने अभी बताया था आपको, जैसे कि जो मेन कैंपस होता है उसमें फैसिलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी की फैसिलिटी भी मिलती है, साथ में आपको कॉलेज की फैसिलिटी भी मिलती है, ठीक है। तो आपका ये फर्स्ट में ये हो गया। और दूसरे में आते हैं हम कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर रीवा के बारे में। तो रीवा आपका JNKV का सबसे पुराना कैंपस है, ठीक है। 1952 या 1953 में इनकी स्थापना हुई थी, तो यहाँ फैसिलिटी अच्छी है। दूसरी बात एक और बता देता हूँ कि जो ICAR से एप्लीकेटेड है, ICAR से मतलब कि आपको अगर MSc भी करना है तो आप इन कॉलेजों से कर सकते हैं, ठीक है। और ICAR से जो बच्चों को एडमिशन मिलते हैं UG के लिए, वो भी इन बच्चे इसमें आते हैं। तो ये है कि आपको जो बच्चे बाहर से आए उन बच्चों के साथ पढ़ने का भी मौका मिलेगा, ठीक है। और आपका तीसरा कॉलेज है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर टीकमगढ़। ये आपके 3 कॉलेज आपके JNKV के हो गए, और 2 कॉलेज मैंने आपको बताए थे RVSKV के। टॉप 5 कॉलेज हो गए जिनको आप अपनी चॉइस फिलिंग जब आप करें तो उसमें आप इसको रख सकते हैं, ठीक है। और ये हमने किसके बेस पे बताया आपको,
उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में और सुविधा के बेस पे हमने आपको टॉप कॉलेज बताए हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे सर हम कैसे पता करेंगे कौन सा कॉलेज कब बना था, पुराना कॉलेज कौन सा है, नया कॉलेज कौन सा है। तो उसमें मैंने JNKV की लिस्ट डाल रखी हुई है, क्योंकि JNKV में 10 कॉलेज हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जबलपुर है, उसका 1955 में बना हुआ था। और रीवा की बात करें, मैं अभी आपको बता के आया हूँ कि रीवा आपका सबसे पुराना कॉलेज तो 1952 में, ये देख लिया आप 1952 में RVS वो JNKV के अंतर्गत आने वाला कॉलेज रीवा सबसे पुराना कॉलेज है। तो यहाँ पर फैसिलिटी आपको सारी मिल जाएंगी, ठीक है। तो इस टाइप से आप पहचान कर सकते हैं। और ये PDF मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल एग्रीकल्चर मास्टरमाइंड पर डाल दूंगा, जिससे आप उसको अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंट के बारे में कि डॉक्यूमेंट आपकी काउंसलिंग आने वाली है, काउंसलिंग में कौन से डॉक्यूमेंट हमें लगाना है और किन चीज़ों का ध्यान देना है, ये भी बात आपको याद रखना होगी। क्योंकि डॉक्यूमेंट का तो अधिकतर सभी लोगों ने बता दिया है कि ये डॉक्यूमेंट लगेंगे, लेकिन उनमें गलती क्या क्या होती है वो केवल मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। उसमें मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट रहने वाले हैं। इसमें आपका PAT की अंक सूची रहेगी, जो आपका रिजल्ट आ जाएगा वो रहने वाला है। उसके बाद 10वीं की अंक सूची, जो आप 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट रहेगी, और उसके TC प्रमाण पत्र, ठीक है। और उसके बाद आपका रहेगा माइग्रेशन प्रमाण पत्र, समग्र ID। और समग्र ID में बहुत से बच्चों का नाम और पिताजी का नेम गलत रहता है, तो उसको अभी आपके पास मौका है, कुछ दिन है, 10-20 दिन है, उसको आप सही करा लीजिए, है ना। एक बार आप चेक कर लीजिएगा कि आप ना कोई किसी प्रकार कोई गलती ना हो, जिससे आपका सिलेक्शन रुक जाए, ठीक है। उसके बाद आधार कार्ड में भी आप देख सकते हैं, आधार कार्ड में भी बहुत से बच्चे ये करते हैं कि उनका नंबर में दिक्कत होती है, मतलब किसी के नाम में दिक्कत है, किसी के पिताजी के नेम में दिक्कत है, तो आप उसको अभी अपडेट करा सकते हैं और 7 दिन में आपका अपग्रेड आ जाएगा। तो आप अच्छे से आप इसको डॉक्यूमेंट को लगा सकते हैं। उसके पासपोर्ट साइज फोटो, 3 से 4 आपके पासपोर्ट साइज फोटो की आवश्यकता होती है। फिर मेडिकल प्रमाण पत्र, जिन बच्चों ने मेडिकल प्रमाण पत्र नहीं बनवाया है वो बच्चे मेडिकल का प्रमाण पत्र बनवा लें, क्योंकि मेडिकल प्रमाण पत्र आपको जब आपका कॉलेज में एडमिशन होगा तब आपसे मांगा जाएगा, और वहां पर आप जब आप दूसरे शहर में जाओगे तो वहां पर आप कहां से बनवाओगे, इसलिए आप पहले से बनवा के रखें, ठीक है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं फ्रीडम फाइटर, जो इनके पास फ्रीडम फाइटर का कार्ड लगाया हुआ है वो बच्चे फ्रीडम फाइटर का कार्ड लगा सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं EWS के बारे में। तो जो बच्चों ने EWS का फॉर्म फिल किया था, EWS पर टिक किया था, उन बच्चों को कोई स्पेशली ये टिक किया था वो उनको लगाना है। और मैं एक बात और इसमें ध्यान देने योग्य बात ये है कि इसमें जो बच्चे EWS कार्ड के हैं उनको उनकी वैलिडिटी 1 साल की रहती है, तो आप 1 साल बाद उसको रिन्यू करा लें, जैसे भी उसकी प्रोसेस रहती है उस टाइप से, ठीक है। उसके बाद हम बात करें जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, जिस भी OBC SC ST से अगर हैं आप तो उसका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। और आय प्रमाण पत्र भी आप देख लीजिए कि आप एक बार उसको पता कर लीजिए कि 3 से 5 साल के लिए रहता है वैलिड, मतलब उसको रिन्यू कराना होता है। अगर आपने रिन्यू नहीं किया है, अगर आपका पुराना बना हुआ है तो उसको आप रिन्यू करा लें, क्योंकि आपको उसके बाद उतना समय नहीं मिल पाएगा जितना आपको काउंसलिंग क्लोज हो जाएगी। इसलिए अभी से आप उन तैयार कर रहे हैं, अपनी डेट चेक करें कि 3 साल के लिए रहता है तो 3 साल हो गए हैं या उसको रिन्यू नहीं हुआ तो आप उसको रिन्यू करा लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के मूल निवासी प्रमाण पत्र, आपका नहीं है तो आप बनवा सकते हैं, ठीक है। कार्यरत कृषक प्रमाण पत्र, जिन बच्चों ने कृषक प्रमाण पत्र लगाया हुआ है वो बच्चों को विशेष ध्यान रखें कि जब भी आप कृषक प्रमाण पत्र लगाया तो इसमें 2 चीज़ें आपसे मांगी जाएंगी। जब आप कॉलेज में डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराने जाएंगे उसमें आपकी 2 चीज़ें रहेंगी। उसमें आपकी 5वीं की मार्कशीट, 8वीं और 5वीं की मार्कशीट, 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं, इन चारों आपकी क्या मार्कशीटों में से आपको 2 आपको लेके जाना है, तभी आपका डॉक्यूमेंट में आपका कृषक प्रमाण पत्र वो मान्य होगा। जब आप अपनी जो आपकी गांव की बनी हुई मार्कशीट हैं वो आपके पास होंगी तभी आपको ये मान्य किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा आप ना करें कि केवल आप कृषक प्रमाण पत्र ही लेके चले जाए। कृषक प्रमाण पत्र के साथ आपको 5वीं और 8वीं की मार्कशीट जो आपने बनवाते समय जो लगाई थी वो आपको लगाना है। उसके बाद हम बात करें गैप सर्टिफिकेट के बारे में। गैप सर्टिफिकेट का विशेष ध्यान रखें, जो बच्चे ड्रॉपर हैं वो उन्होंने 1 साल पहले बनवाया था वो सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। गैप सर्टिफिकेट आपको नया सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, तो आप उसको वैसे नया बनवा लें, पुराने पे ध्यान ना दें और नया बनवाएं उसको या रिन्यू करवा सकते हैं, है ना। उसके बाद अब बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट एवं शुल्क भुगतान की रसीद। जब आपकी काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी तो तब आपको 550 रुपये की रसीद मिलेगी, उसको आपको लेके जाना है ना। और उसी के साथ क्या लेके जाना है, उसके आपके बाद आपने कॉलेज की चॉइस फिलिंग की होगी वो उसकी रसीद भी आपको साथ में लेके जाना है।
तो ये अपना आपको समझ में आएगा कि काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाना है और कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद ये वीडियो आपकी समाप्त होते हुए इसी के साथ आप एग्रीकल्चर मास्टरमाइंड यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन आपके मन में रह गया तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, इसलिए अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि आप लाइक करते हैं तो मुझे एक एनर्जी मिलती है कि आप मेरा सपोर्ट कर रहे हो। इस टाइप से मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। और इसी के साथ थैंक यू।